आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं अजय कुमार। हम सब ये जानते हैं कि जब आपकी तबीयत खराब होती है, कोई हादसा हो जाता है और फिर आपको डॉक्टर की जरूरत होती है, उस वक्त डॉक्टर आपके लिए किसी भगवान से कम नहीं होता, क्योंकि आपको दरअसल जिंदगी दे रहा होता है वो डॉक्टर। क्या वाकई में आज डॉक्टरी का ये पेशा इतना ऊंचा उठ चुका है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हुई प्रगति का इस्तेमाल करते हुए आज इंसान भगवान के बराबर या समतुल्य होता हुआ दिखाई दे रहा है? दरअसल ये सच है, क्योंकि जो तकनीकी आज प्रगति हो चुकी है वो बताती है कि अगर डॉक्टर सही तरीके से आपका इलाज कर बैठे तो आप न सिर्फ मरते मरते बच सकते हैं, बल्कि एक बहुत स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। आइए सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे आज वो तमाम लोग जो अपनी जिंदगी से उदासीन हो चुके हैं, उन्हें जीवनदायिनी के तौर पर डॉक्टरों की इलाज और उनकी देखभाल से बेहतर बनाया जा रहा है। और उसके बाद से बात करेंगे दो ऐसे डॉक्टर से जो आपको बताएंगे कि अगर आप मर भी रहे हैं तब भी आपको जिंदा किया जा सकता है। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। ये बात वो अच्छी तरह समझ सकता है जिसने खुद को या अपने परिवार के किसी सदस्य को कभी अस्पताल में पाया हो। बीमारी के वक्त हाथ जरूर भगवान की तरफ जुड़ते हैं, लेकिन उम्मीद सबसे ज्यादा होती है डॉक्टर से। ये डॉक्टर और उनके पेशे पर विश्वास का ही नतीजा है कि मरीज हंसते हंसते अपने जीवन की डोर डॉक्टर के हाथ सौंप देते हैं। और अगर बात भारतीय डॉक्टर्स की करें तो ये विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। सामान्य दुनिया के कई देश होते हैं कि गंभीर से गंभीर बीमारी हो, अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हो, लेकिन जब तक वो हिंदुस्तानी डॉक्टर का चेहरा नहीं देखता है तब तक उसका विश्वास नहीं बढ़ता है। ये हमने अचीव किया। देश में मरीजों का मसीहा बनने वाले डॉक्टर की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन इनमें सबसे ऊपर नाम आता है डॉक्टर विधान चंद्र राय का, जिन्होंने डॉक्टर्स और उनके पेशे को खास पहचान दी। बताया जाता है कि मेडिकल समझ और सूझबूझ डॉक्टर विधान चंद्र राय के डीएनए में थी। एक बार उन्होंने लंदन के एक अस्पताल में हवा की गंध से चेचक के मरीजों की पहचान कर ली थी। लंदन में अच्छा वेतन और सुविधाओं वाली नौकरी भी उन्हें परदेश में रोक नहीं सकी। वो भारत में रहकर गरीब लोगों की सेवा करना चाहते थे। मेडिकल के क्षेत्र में उनके योगदान की वजह से ही डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न से नवाजा गया। आज भारतीय डॉक्टर की काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। बावजूद इसके देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें वक्त पर मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती। बात अगर आंकड़ों की करें तो भारत में फिलहाल 14 लाख डॉक्टरों की कमी है। WHO के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि देश में 1700 लोगों पर एक डॉक्टर हैं। देश में हर साल करीब 5500 डॉक्टर तैयार होते हैं। भारत में एम्स की कुल संख्या 7 है। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां अभी तक मेडिकल सुविधा मुहैया नहीं है। इतने कम संसाधनों के बावजूद भारतीय डॉक्टर्स ने मेडिकल के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व काम भी किए हैं, जिनकी वजह से उनकी मांग पूरी दुनिया में बढ़ी है। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि दरअसल आज डॉक्टरी पेशा में और यूं कहें कि चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तकनीकी प्रगति हो चुकी है कि आज बहुत सारी बीमारियां न सिर्फ जड़ से दूर हो सकती हैं, बल्कि बहुत सारे हादसे पूरे तरीके से आपको फिर से स्वस्थ भी बनाकर जा सकते हैं अगर आपके पास सही डॉक्टर मिल जाए। डॉक्टर गीता श्रॉफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नैना पटेल जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाली हैं। गीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, स्टेम सेल रिसर्च माना जाता है जैसे कि आज वो तकनीक है जिससे हम सब कुछ फिर से नया बना सकते हैं। क्या है ये रिसर्च और किस तरीके से और कहां-कहां इसका फायदा होता है? जो स्टेम सेल टेक्निक है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्लिनिक्स में, जो थेरेपी मोड में है, ये वो थेरेपी है जो आजकल का लाइलाज बीमारी और जो कंडीशंस इनक्योरेबल और टर्मिनल कहा जाता है उसको हम इलाज कर सकते हैं। ये सेल्स के साथ हम रिपेयर और रीजेनरेट करते हैं जो बॉडी पार्ट डैमेज हो चुकी होती है, और हम उसको फिर सही तौर पे फंक्शनिंग कर सकते हैं। जी, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ किसी के हादसे में चोट लग जाए और कोई नर्व काम करना बंद कर दे, तो क्या फिर से नर्व रीजेनरेट हो सकता है, फिर से वो आदमी काम करने लगे? ऐसे कैसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं और कैसे आप उन्हें, क्योंकि ये देखिए भरोसा नहीं होता, क्योंकि जो काम आप करती हैं वो ऊपर से दिखाई नहीं देता, शरीर के अंदर की चीजें हैं और पेशेंट जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। पेशेंट
भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन पेशेंट जब इलाज करते हैं और उनका खुद को दिखता है कि हाँ फायदा हुआ है, तो वो जरूर विश्वास करते हैं और आगे और पेशेंट्स भेजते हैं। और आइए हमारे इस चर्चा में जुड़ रही हैं अपर्णा जायसवाल, डॉक्टर अपर्णा जायसवाल, जो कि बहुत बड़ी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। अपर्णा जी, हृदय रोग एक ऐसा रोग है जो बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करता रहा है और आधुनिक तकनीक के बारे में लोगों को इसकी जानकारी बड़ी कम है। जरा आप बता सकते हैं कि क्या क्या नई तरक्कियां हो चुकी हैं, कैसे चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो हम काम करते हैं वो बेसिकली हार्ट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग पे रहता है। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग जब कमजोर हो जाती है या ज्यादा धड़कने लग जाती है, उस स्थिति में हमारा रोल आता है, जैसे कि हम कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट माने जाते हैं। ऑल्सो हमारा रोल आता है जब पेशेंट्स का बाईपास हो जाता है या एंजियोप्लास्टी होती है, उसके बाद उनकी हार्ट की पंपिंग वीक हो जाती है। तो हार्ट की पंपिंग के वीक हो जाने के कारण मरीज को हार्ट फेलियर हो जाता है। उस स्थिति में एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट का काम आता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि क्या हम उनकी लाइफ्स को चेंज कर सकते हैं, क्या हम उनका जीवन बेहतर बना सकते हैं, क्या हम उनकी जिंदगी लंबी दे सकते हैं। ये सब हम कर सकते हैं अच्छी दवाइयों से, कुछ परहेजों से और कुछ मशीन लगा करके, जो कि हार्ट के अंदर जाती हैं। अपर्णा जी, कई बार बड़े अलग तरीके के मामले सामने आते हैं, बड़ा अलग कॉम्प्लिकेटेड, जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत कम रहता है। ऐसे मामले जब आपके सामने आते हैं, और ऐसा अगर कुछ आपको याद हो तो बताइए, आप उसे कैसे टैकल करती हैं? क्या किया जाता है? पेशेंट को आप कैसे शांत कर पाती हैं? देखिए, जो हम काम करते हैं उसमें अक्सर हमारे पेशेंट्स बहुत सिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उनको मल्टीपल डिजीजेज होती हैं, हार्ट की, किडनी की, लिवर की। इस स्थिति में उनको प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाता है। पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली को सबके साथ इकट्ठे बैठ के बात की जाती है और फिर उसका आउटकम प्लान किया जाता है। कुछ मरीज होते हैं जिनमें हम दवाइयों से राहत दे पाते हैं, कुछ मरीज होते हैं जिसमें कि दवाई का राहत प्लस कुछ पाबंदियां, कुछ में हमको कुछ डिवाइसेस लगाने पड़ते हैं। ये देखा गया है कि वो मरीज जिनको हम डिवाइसेस लगाते हैं, जिनको जरूरत होती है, उनका आउटकम अच्छा होता है। ये डिवाइसेस कई प्रकार के आते हैं और ये देखना पड़ता है कौन से डिवाइस किस पेशेंट में आराम देगी, और अक्सर इस ट्रीटमेंट से हमारे पेशेंट्स का आराम होता है, उनका जीवन बेहतर होता है और जीवन लंबा भी जी पाते हैं। ये रहता है इसमें। मैं एक बड़ा व्यक्तिगत सवाल अपर्णा जी आपसे पूछना चाहता हूं। जरा ये बताइए कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसकी स्थिति बहुत नाजुक होती है, शायद 10 मिनट 15 मिनट यही फासला बचा है जिंदगी और मौत के बीच में, और उसके बाद जब अचानक आपको ऐसा प्रतीत हो कि नहीं, मैं इसे बचा सकती हूं, और फिर वो 10-15 मिनट नहीं 20, 25, 50, 100 दिन, 200 दिन, 3 महीने, साल जी जाए, आप कैसा महसूस करती हैं? क्या लगता है वाकई में कि आपके हाथ में भगवान का वास है? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि पेशेंट की हम लाइफ को चेंज करते हैं, कि वो कुछ चंद मिनटों में जा सकता था और फिर वो कुछ दिन नहीं, कुछ साल, कुछ महीने जिंदगी पा लेते हैं। ये स्पेशल डिवाइसेस करती हैं जो काम, जो पेशेंट्स जिनका हार्ट बहुत कमजोर हो जाता है, उनका एक्स्ट्रा हार्ट बीटिंग आती है, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। ये देखा गया है कि जिनकी हार्ट की पंपिंग वीक हो और जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो, उसको संभावना है कि ये प्रॉब्लम 30% की संभावना है कि उसको ये प्रॉब्लम 1 साल के अंदर अंदर फिर आएगी। और इन पेशेंट्स में अगर पेशेंट की फैमिली समझदार हो और इंडिकेटेड हो और हम ये मशीन, जिसको हम आईसीडी कहते हैं, हम लगाएं, तो पेशेंट की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि वो अक्सर उनका जब अगली बार उनको वीटी आएगा तो वो मशीन उसको ठीक कर देती है और पेशेंट कई दिनों तक अपना जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति में पेशेंट्स भी आकर अक्सर हमें बहुत थैंक्स करते हैं, क्योंकि उनको भी रियलाइज होता है कि अगर वो धड़कन कंट्रोल ना हो पाती तो उनका जीवन जा सकता था। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्रेटिफिकेशन होती है पेशेंट को देख करके कि हमको इतनी प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हम पेशेंट की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ नया जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो श्योरली बहुत अच्छा महसूस होता है ऐसी सिचुएशन में। डॉक्टर अपर्णा, अगर हृदय रोग की बात की जाए तो हमारे देश में एक तबका है जिसके पास इतना पैसा है, जो जैसे ही पता चलता है इस बीमारी के बारे में तुरंत सीधे विदेश जाता है और वहां इलाज कराता है। और फिर वो लोग जो हिंदुस्तान में बच जाते हैं, उन्हें लगता है चलो वहां नहीं जा सकते, यहीं करा लेते हैं, यानी बचा कुछा जो मिल जाए। क्या वाकई में हृदय रोग से अपने आप को बचाने के लिए, अपने संबंधी, अपने परिजनों को बचाने के लिए विदेश ले जाना जरूरी है? अगर हिंदुस्तान में उनका इलाज हो तो क्या विदेश से बेहतर इलाज नहीं हो सकता? क्या यह तकनीक आज हमारे पास नहीं है? ये मैं बहुत गर्व से कहूंगी कि हमारे देश में, इंडिया में अब हर चीज हो रही है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स या यूके या कहीं भी और हो रही हो। बल्कि हमारे कंट्री में कंट्रोल ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं, हमारी ट्रेनिंग ज्यादा लंबी रहती है, तो आउटकम और भी अच्छा होता है।
अगर हम कैंसर के बारे में बात करें तो आप देखिए, अगर हम हार्ट फेलियर के बारे में बात करें, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं जिस हॉस्पिटल में मैं बिलोंग करती हूँ, हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस लगा रहे हैं, हम वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन CRT-Ds और ICDs लगा रहे हैं, और जो कॉम्पिटेंस है इट इज एट पार और मे बी इवन बेटर। मैं इसलिए बेटर बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे काम और भी ज्यादा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स ज्यादा है, तो हमारा जो काम है यहाँ पे दुनिया के किसी भी कोने से मैं समझती हूँ कंपेयर हो सकता है और शायद बेहतरीन ही होगा। हृदय रोग के क्षेत्र में डॉक्टर नरेश त्रेहन को कौन नहीं जानता। दुनिया दरअसल उन्हें जानती है और हिंदुस्तान में तो बस ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर त्रेहन ने आपको देख भी लिया, देखना मात्र भी कई मरीजों के लिए बेहतर हो जाने के बराबर होता है। डॉक्टर त्रेहन इस वक्त न्यूज नेशन पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। आपसे जानना चाहते हैं कि एक मरीज जब आपके पास पहुंचता है, बहुत उम्मीदों के साथ पहुंचता है, खास करके जब वो डॉक्टर त्रेहन के पास पहुंच रहा हो, आप जानते हैं कि बहुत मदद शायद आप ना कर पाए, या आपको ये भी बताओ कि हाँ बिल्कुल मैं इसे ठीक कर सकता हूं, आप इन मरीजों को कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? डॉक्टरों की भी कोई जिम्मेवारी है जो पेशेंट्स की तरफ से जरूर हमें निभानी है, और उनका विश्वास जो है, उनका पूरा विश्वास हमें जीतना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि सिंपलेस्ट चीज जो हम कर सकते हैं सारे डॉक्टर, कि अपनी हिपोक्रेटिक ओथ को निकालें जो हमने स्कूल पास करने के टाइम ली थी, और उसके अंदर आज के दिन भी रेलेवेंट चीजें हैं जो एक डॉक्टर को करनी चाहिए, अपने दिमाग में रखनी चाहिए, और पेशेंट के बर्ताव और उनकी फैमिली से बर्ताव करने का सारा तौर तरीका उसमें डिस्क्राइब है। एक बड़ा निजी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। डॉक्टर और मरीज के बीच में जो संबंध और जो रिश्ता स्थापित होता है बड़ा अंतरंग होता है, बहुत निजी। ऐसे में मरीजों को जब फायदा मिलना शुरू हो जाता है तो बस डॉक्टर को वो भगवान के बराबर समझते दिखाई देते हैं। ये जो पूजा होती है, जो लोगों के आंखों में आप अपने लिए वो पूजा का भाव देखते हैं, इसे देखकर क्या कभी आपको लगता है कि हाँ मैं भी भगवान हूं, या आप अपने आप को बड़े संयमित रखते हैं, जानते हैं कि हाँ मैं अपना कर्म कर रहा हूं? जो हमारे और पेशेंट के बीच में लगाव हो जाता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप ही बड़ा यूनिक है, उस रिलेशनशिप को जितना हम नर्चर करेंगे, जितना हम उनकी तरफ उनको वार्मथ मिले और उनको कॉन्फिडेंस हो, तो आधा इलाज तो उसी से हो जाता है और आधा हमारी कॉन्फिडेंस से होता है। इसलिए ये बड़ा अच्छा मौका है हमें रिफ्लेक्ट करने का, और आगे वाले साल में आके इस पे अमल करने का। इकट्ठे मिलके हम करेंगे तो डॉक्टर्स की इज्जत और हमारा जो मान है वो बढ़ता ही जाएगा। डॉक्टर नैना पटेल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नैना जी, आपने ऐसे पता नहीं कितने जोड़े हैं जिन्हें वो सुख दिया है जो प्राकृतिक तौर पर उन्हें नहीं मिल पा रहा था, और आज वो एक ऐसे माता पिता के तौर पर जी रहे हैं जो कि गर्व से अपने बच्चों को देखकर कहते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या है, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में है, लेकिन हिंदुस्तान में इसके बारे में जागरूकता करीब 40 साल पहले आनी शुरू हुई, और अब जाकर बहुत सारे लोग, माना जाता है कि करीब 20% आबादी के साथ ये समस्या है कि बच्चे हो नहीं पाते हैं। जो तकनीकी परीक्षण या बदलाव आता गया पिछले 20 साल में, उसके मुकाबले आज हम कहां खड़े हैं? क्या आज उन तमाम समस्याओं को हम निपटा सकते हैं? क्या अभी भी ऐसे दिक्कतें आती हैं कि हाँ आप कह सकती हैं कि नहीं लाइलाज है, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि नहीं अब ऐसा कोई मसला बनता ही नहीं है? डेफिनेटली नॉट। अभी साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि कोई भी तरीके से जो कपल है इनफर्टाइल, उसको अपना बच्चा जरूर मिलता है, क्योंकि अभी जो टेस्ट ट्यूब बेबी के बर्थ के बाद IVF टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे किसी के स्पर्म्स बाहर नहीं निकलते, मिलते नहीं है, या तो एग्स नहीं बनते तो डोनर एग, डोनर स्पर्म, डोनर एम्ब्रियो लो, या तो किसी की बच्चेदानी नहीं है, निकाल दी गई है तो उसको सरोगेट लेके करो। तो आई वुड से दैट 99% ऑफ द कपल्स डेफिनेटली हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो अपना खुद का बच्चा उसको मिले। ऐसा 1% चांस है कि जिसमें एग भी नहीं, स्पर्म भी नहीं और यूट्रस भी नहीं, सरोगेट भी नहीं कर सकते, तो उनको ही हम बोल सकते हैं कि आपके लिए साइंस में कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज एवरीबडी कैन हैव अ बेबी नाउ। आप और डॉक्टर साहब हमारे साथ बने रहे, हम यहाँ पर रुक रहे हैं, हम लोग में कुछ देर के लिए तुरंत वापस आते हैं और फिर आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से
जिन्हें स्टेम सेल्स की वजह से आज वो जिंदगी मिलती दिखाई दे रही है जिसके आसार आज से 10 साल तक उनके पास नहीं थे। बने रहिए हमारे साथ। देख रहे हैं हम लोग और हम आपसे आज बता रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं दरअसल 2 ऐसे डॉक्टरों से जो दरअसल जीवनदायिनी स्थिति में हैं। स्टेम सेल रिसर्च से आज आप बखूबी अगर नहीं चल पा रहे, व्हील चेयर पे हैं तो चल फिर सकते हैं। बहुत सारी तमाम दिक्कतें अगर आपकी हैं तो वो भी दूर हो सकती हैं। और अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो डॉक्टर नैना पटेल के पास चले जाइए, बस बच्चे होने का जरिया अपने आप बनता दिखाई देगा। डॉक्टर पटेल, डॉक्टर श्रॉफ हमारे साथी और साथ साथ सुधीर कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सुधीर कुमार जी व्हील चेयर पर यहाँ आए हैं, लेकिन व्हील चेयर पर आने के साथ हम उनसे ये जानना चाहेंगे सुधीर जी कि जब तक आपने स्टेम सेल थेरेपी नहीं की थी तब तक आपकी हालत क्या थी और आज उसमें कितनी तब्दीली आ चुकी है? जब मेरा ये इंजरी हुआ था तब मेरा ये जो कमर के नीचे बिल्कुल आउट हो चुका था जी। ना तो छूने से पता चलता था और ना ही इसमें कोई मूवमेंट थी। 2004 में ये हादसा हुआ। इसके बाद मैंने काफ़ी जगह पर दिखाया, लेकिन कहीं पर मुझे कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा था। कहीं पर मुझे संभावनाएं नाम की चीज़ मिल नहीं रही थी। जब मैं मैम के बारे में जाना, इनका स्टेम सेल्स थेरेपी के बारे में जाना, जब मैं यहाँ ट्रीटमेंट लिया, अभी ट्रीटमेंट मात्र 2 महीना ही हुआ है। अभी ऐसा है कि सेंसेशन मेरा पैरों में अप टू नी, अप टू एंकल मेरा छूने से पता चलने लगा है और आज मैं इजीली मूव कर सकता हूँ। और ये आप पहले बिल्कुल नहीं था। 10 साल 2004 12 जून 2004 का इंजरी है जी। आज देखिए, आज मैं लिफ्ट कर सकता हूँ और मैं विद द हेल्प ऑफ कैलिपर मैं चल भी रहा हूँ, वॉकिंग भी कर रहा हूँ आज। डॉक्टर पटेल, जाहिर सी बात है इससे बहुत सारे जोड़े आपके पास आते होंगे, कपल्स, जब उनके हाथ में बच्चे हों और आपसे जब मिलने आते होंगे तो ऐसा लगता होगा जैसे कि वो अपनी जिंदगी पा चुके हैं। आप उस समय कैसा महसूस करती हैं? इससे पहले कि मैं डॉक्टर श्रॉफ से पूछूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कैसा महसूस करती हैं कि जब आपके पेशेंट्स आपके सामने बच्चे लेकर आते हैं, वो तो शायद कुछ भी कर दें आपके लिए, ऐसा उनका भाव ऐसा होता होगा? उनको देख के बहुत खुशी होती है, आंख में उन लोगों के तो पानी आ जाते हैं, हमारे आंख में भी आंसू आ जाते हैं कि भगवान हमको आपने क्या ऐसा बनाया कि इन लोगों को हम इतनी खुशी दे सकते हैं। जिंदगी में एक बच्चा ना हो, या तो कैसे इतने कपल्स आते हैं जिनको एक बच्चा था, 20-24 साल का होके एक्सीडेंट में गुजर गया, वापस टेस्ट ट्यूब तरीके से उसको एक दूसरा बच्चा मिलता है। तो जैसे वो माँ तो इस दुनिया में थी ही नहीं 2-3 साल जब तक उसको बच्चा नहीं था जी। आज उसको जिंदगी मिली है। कितने कपल्स हैं जिनको शादी के 15-20 साल बाद बच्चे होते, वो लोग शादी में कई जगह पे जाते ही नहीं, सिर्फ घर में बैठे रहते, दुनिया से जैसे अलग बन गए थे। जब उसको बच्चा मिलता है तो दे फील कि हमारी जिंदगी अब शुरू हुई। और जब हमको भगवान मानने लगते हैं, हमारे पैर छूने लगते हैं और वो सुंदर बच्चा देखते हैं, तो वी रियली थैंक गॉड कि भगवान ये कैसा आपने बनाया है कि हमारे जरिए किसी को आप खुशी दे रहे हो। नहीं, वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर श्रॉफ, अभी जाहिर सी बात है सुधीर जी आपके साथ हैं और आपने उनकी जो मदद की वो अलग, लेकिन जब पेशेंट्स बीमारी के साथ आते हैं और जाने से पहले आपसे कहते हैं कि मैडम आपने बस बचा लिया मुझे, वाकई में फीलिंग इसके मुकाबले कोई और फीलिंग आपकी होती नहीं होगी? दैट फीलिंग इज जस्ट इनॉर्मस जी। एंड फॉर मेरे लिए ये आई थिंक उनसे ज्यादा मैं खुश हो जाती हूँ और ये बात कहेंगे ये भी कि मैं हमेशा आई एम ऑलवेज स्माइलिंग बिकॉज इट्स सच अ बिग हाई, यू नो, टू नो कि हाँ जो पेशेंट लाइलाज कहते हैं लोग जी, उनको हम ठीक कर पाए। आखिरकार कैसे समझें, खास करके स्टेम सेल एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में आम आदमी को तो कम से कम आम हिंदुस्तानी को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास तो बस वो सिर्फ रामायण और महाभारत दिखाई देता है, जहां उसे लगता है कि एक गणेश जी जिसके सर के ऊपर हाथी का वो लगा दिया जाता है। भाई स्टेम सेल नाम की चीज, ये चिड़िया जो है, ये हम सबके समझ में बहुत आती नहीं है। कैसे पता लगाया जाए इसके बारे में? देखिए, स्टेम सेल्स जो है वो वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स है। तो पहला काम तो ये होगा कि
क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई है और ये हमारी बहुत ही नई चीज है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा जी। और जागरूक होके पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको खुद को समझ नहीं है तो दूसरे आदमी से पूछिए। जब आप डॉक्टर, और मैंने जैसे बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स है, अडल्ट स्टेम सेल्स एंड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। सो अडल्ट स्टेम सेल्स में आपकी आती है जो आपकी रीढ़ की हड्डी से निकाले, पेशेंट को खुद का रीढ़ की हड्डी का बोन मैरो से निकाल के दे जी। उसमें मैचिंग की जरूरत होती है। कॉर्ड स्टेम सेल्स है वो बैंकिंग करके वही बच्चा को मिलता है या मैचिंग करके उनके रिलेटिव्स को मिलता है जी। तो एक लिमिटेशन होती है। दूसरा होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो मैं काम करती हूँ जी। और हमारा जो टेक्नोलॉजी है इससे एक यूनिवर्सल स्टेम सेल मिलती है। तो पेशेंट को ये देखना है कि जब वो जाते हैं उस क्लिनिक में, एक तो उसकी क्रेडेंशियल्स क्या है, रजिस्ट्रेशंस क्या है, मेडिकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन करते हैं कि नहीं, उनका क्या डॉक्यूमेंटेशन चल रही है और उनका क्या क्या एफिलिएशंस हैं, ये सब देखते हुए और खास करके दूसरे मरीजों से बात करिए। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हमारे पास तकनीक उपलब्ध है। जरूरत यह है कि हम समझ सकें कि हम उस तकनीक का इस्तेमाल कैसे अपनी बेहतरी के लिए कर सकते हैं। और ये तमाम डॉक्टर्स जीवनदायिनी से कम नहीं है। बहुत धन्यवाद। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन। हम लोग में आज के लिए बस इतना ही।